बहुत से कोर्स में लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि आज से लाइव क्लासेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो रही थी। बोर्ड पे जो टर्म है उसको फिर से एक बार समझते हैं। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकोस और लोगोस। साइकोस का मतलब होता है मन या फिर आत्मा, चेतना, जो भी कहे ये सब साइकोस में आता है। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जैसे बायोस और लोगोस आप पहले से समझते जानते होंगे कि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक वैसा ही है साइकोस और लोगोस, जो कि ग्रीक वर्ड है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो साइकोलॉजी का फॉर्मेशन होता है। यानी मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, ऐसे ऐसे करके इसकी डिफिनेशन दी गई अलग अलग समय में। बात करते हैं इसको जरा सा एक बार और आपको समझा दे। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स माइंड, ये कहने का क्या अर्थ है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपना मन खोया। यानी कि मन इसे कहा गया था, लेकिन बाद में इस नाम को बदल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि यह नाम खो गया। फर्स्ट लॉस्ट इट्स माइंड, पहले अपना मन खोया, यानी पहले इसको मन का विज्ञान कहते थे शुरू शुरू में, जब ये साइकोलॉजी के रूप में सोशल साइंस से जस्ट हट के डेवलप होना शुरू हुआ था। देन सोल, पहले मन खोया, तब आत्मा खोई। यानी दूसरा नाम क्या पड़ा था इसका, आत्मा का विज्ञान। पहले मन का विज्ञान कहा गया साइकोलॉजी को, और दूसरी बार आत्मा का विज्ञान। लेकिन ये भी ज्यादा दिन चला नहीं, फिर ये डिफिनेशन भी बदल गया, इसलिए इसने सोल को भी खो दिया। देन कॉन्शसनेस, बाद में कहा गया नहीं ये चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान को किस नाम से जाना गया, तीसरे स्टेज में कहा गया कि ये चेतना का विज्ञान है। हिंदी लिखवा देंगे। तीसरे में कहा गया चेतना का विज्ञान है। एंड लेटर, और बाद में क्या बन गया, ये बिकेम द बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, बाद में सिर्फ एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में रह गया। बात समझ में आई? तो जो कंटिन्यू हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान को, उसकी डिफिनेशन को क्या कहेंगे हम, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का नाम क्या पड़ा सबसे लास्ट में। अब ये भी कब तक रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। 10 साल बाद फिर से आपको साइकोलॉजी पढ़ने का मौका मिले तो यहां लिख देंगे इसको भी लॉस्ट। ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक नया नाम एक नई चीज के साथ शुरू होती है, और वहां से साइकोलॉजी अलग हो जाती है। तो इस डिफिनेशन में ही ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक की सारी बातें आती हैं। हिंदी में लिखिए इसको, लिखिए मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, नहीं नहीं माइंड, मन खोया, पहले अपना मन खोया यानी माइंड, तब आत्मा खोई, फिर चेतना खोया, आत्मा खोई, फिर चेतना खोया, और अंततः व्यवहार का विज्ञान बनकर रह गई। अंततः व्यवहार का विज्ञान बनकर रह गई। अब जानते हैं कि इसकी डिफिनेशन कैसे कैसे अलग अलग पड़ी और किस किस नाम से जाना गया। हम चर्चा करते हैं स्टेज 1, जब सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का जन्म हुआ, जो कि सोशल साइंस के विषय के रूप में पहले सम्मिलित था, कोरिलेट। साइकोलॉजी को लोग किस विषय में पढ़ते थे, सोशल साइंस, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी विषय हैं, उसी में साइकोलॉजी भी एक विषय सोशल साइंस का हुआ करता था। लेकिन उस समय जब ये अलग हुआ और स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लिया 1912, तो उसके बाद स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लेते ही इसका नामकरण करना शुरू किया गया। नामकरण किया गया तो स्टेज में इसे क्या कहा गया,
साइंस ऑफ माइंड यानी मन का विज्ञान। स्टेज 1 में जो इसकी डेफिनेशन पड़ी वो कहा गया स्टेज 1 में कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ माइंड है, यानी कि मन का विज्ञान के नाम से साइकोलॉजी को जाना जाएगा। दूसरे स्टेज में क्या कहा गया, सामने सब है। स्टेज 2 की अगर बात करें तो स्टेज 2 में कहा गया साइंस ऑफ सोल, इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। अगर स्टेज 3 में आते हैं तो 3 में क्या कहा गया, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस यानी चेतना। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। और स्टेज 4 में क्या कहा गया, जो कि करेंट स्टेज है हाल फिलहाल में अंत में, साइंस ऑफ बिहेवियर। यानी कि साइकोलॉजी में हम मानव और उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही सिंपल लाइन में साइकोलॉजी को डिफाइन करना हो करेंट सेशन में, इस सिचुएशन में, तो हम एक ही लाइन कहेंगे कि साइकोलॉजी वह विषय है जिसमें हम मानव और उसके व्यवहार, व्यवहार यानी बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यही विषय मनोविज्ञान कहलाती है। अगर मनोविज्ञान की बेसिक्स पता ना हो तो इसका उद्देश्य कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। हर विषय पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य होता है। क्योंकि आज के जनरेशन में हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और हम बच्चों को जानेंगे ही नहीं, उनके बारे में समझेंगे नहीं, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी ना हो, उनके एटीट्यूड को ना समझ पाए, एप्टीट्यूड को ना समझे, इंटेलिजेंस लेवल को ना समझ पाए, उनके स्किल को ना समझ पाए, उनकी मैच्योरिटी को नजरअंदाज कर दे। ये सब चीज अगर शिक्षक आज के डेट में करे तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं दे सकता। तो साइकोलॉजी के पीछे टीचर्स का एक दबाव पूर्ण देखा गया है, पढ़ने पढ़ाने को लेकर साइकोलॉजी को समझने का दबाव उन पे दिया जाता है कि सिर्फ एक ही मुख्य कारण है कि वो साइकोलॉजी समझेंगे तो किसको समझेंगे, बच्चों को। क्योंकि साइकोलॉजी कहा ही जाता है उस विषय को कि जिसमें हम मानव यानी जो समाज में रहने वाले लोग हैं और उनके व्यवहार, इन्हीं दो चीजों का साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ये दुनिया की सबसे परखी हुई और सबसे आसान डिफिनेशन है। ठीक है, इसको लिख लेंगे एक लाइन में। देखिए, मनोविज्ञान कॉमा मनोविज्ञान मानव और उसके व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान के बाद कॉमा दे दीजिएगा, तब लिखिएगा मानव एवं उसके व्यवहार का अध्ययन है। पिछली बार जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ था उसमें बच्चे से, एक टीचर से पूछा गया कि आज के डेट में जो एजुकेशन देना है उसमें टीचर में किस चीज को मस्ट जानना जरूरी है जिसके बगैर वो शिक्षक नहीं बन सकता। तो उसने कहा कि सर सब्जेक्ट के पेडागोगी को जानना जरूरी है। तो पेडागोगी किससे संबंधित है, तो बोला साइकोलॉजी से। कहा डिफाइन साइकोलॉजी। अब जब डिफाइन साइकोलॉजी कहा तो एक उपयुक्त डिफिनेशन चाहिए, वहां तो अपनी मनमर्जी का कुछ नहीं बोल सकते। तो जब कोई डिफाइन करने को कह दे तो किसी का कथन ही वहां कहना उचित होता है, क्योंकि डिफिनेशन तो हमने अपने से बनाया नहीं, और वो ये भी नहीं पूछ रहा है कि आपका व्यू क्या है। तो एक शब्द में आप किसी चीज के बारे में कितना सटीक जानते हैं और मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसी की जांच कर रहा था। एक लाइन कहा बस अंत में प्रश्न डिफाइन साइकोलॉजी, तो वो बताने लगे कि साइकोस और लोगोस से मिलकर बना है, और साइकोलॉजी में उसको मन का विज्ञान, ऐसा वैसा बहुत सारी लाइन बताने लगे। उसने कहा कि शायद आपने पेडागोगी को ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि पेडागोगी में हर शब्द का अपना अर्थ होता है। किसी सवाल में दूसरे का जवाब देना पेडागोगी को नहीं कहलाता। तो उसने कहा कि अगर पेडागोगी इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप में प्रश्न को लेकर समझ कैसे विकसित आज तक नहीं हुई कि पेडागोगी में जो प्रश्न पूछा जाए और जो शब्द लिखा जाए एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करते हैं। नहीं आता है सॉरी बोलिए, डिफिनेशन नहीं याद है एक्सक्यूज कीजिए कि मुझे डिफिनेशन याद नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से मैं 2 लाइन उस पर बोल सकता हूं, दोनों अलग है।
हम डिफिनेशन पूछे और आप मर्जी के लाइन बताएंगे तो फिर वो साइकोलॉजी नहीं है। तो इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी और आपके नॉलेज को असेस करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका मतलब है कि आप उसे अच्छी तरह से जानते होंगे। और जब उसी से रिलेटेड सवाल पूछा, आंसर नहीं आ पाया, इससे क्या जाहिर हुआ कि इनको नॉलेज है बट ये उसमें डीप नहीं गए हैं, उतर के नहीं देखा, उसको आंका नहीं, समझा नहीं। तो बहुत सिंपल में एक छोटी सी डिफिनेशन साइकोलॉजी की याद रखनी है, मानव और उसके व्यवहार का अध्ययन। ये मुझे लगता है इंटरनेशनल डिफिनेशन है, कभी भी यूजेबल होगा। आप गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजी समझ में आया कि क्या चीज है। विज्ञान, मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, और अंत में क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। अभी आपसे पूछे कोई कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी किस चीज का अध्ययन करती है, किसके व्यवहार का, मानव के व्यवहार का। क्योंकि हम जानवरों का अध्ययन करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। आज के डेट में हिंदुस्तान ही छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में आबादी देखिए, 720 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुका है। अंदाजन बता रहे हैं 725 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जिसमें भारत का ही अकेले 125 करोड़, 135 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ भी होगी, तो उन लोगों का अध्ययन करें कि हम जानवरों का अध्ययन करने से। इंसान का ही अध्ययन आज के डेट में इतना मुश्किल है कि हम किसी दूसरे चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी हमारी किससे बनती है, आम जनता से, लोगों से। तो हम उसका अध्ययन करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो ये 4 स्टेज में 4 तरह की साइकोलॉजी की डिफिनेशन हो सकता है कि किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब साइकोलॉजी स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म लिया तो साइकोलॉजी को किस नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र विषय के जन्म लिया तो स्टेज 1 था उसका। स्टेज 1 में क्या कहेंगे, साइंस ऑफ माइंड। तो कभी कभी डीएसएसबी या केवीएस के एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उसके रेयर चांसेस होते हैं आए। इसमें कुछ पूछने लायक बात नहीं है ना। अब ये सिर्फ हम साइकोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी साइकोलॉजी से मतलब नहीं है। साइकोलॉजी अपने आप में बहुत ही ब्रॉड विषय है, बहुत ज्यादा है पढ़ने पढ़ाने को, तो हमें पूरी साइकोलॉजी से मतलब नहीं होती है। तो किस साइकोलॉजी से मतलब है, साइकोलॉजी के बहुत से ब्रांचेस हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, गाइडेंस की साइकोलॉजी होती है, काउंसलिंग की होती है, और जो आपकी और हमारी जरूरत की है उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब साइकोलॉजी का वो हिस्सा जिसे हम एजुकेशन में प्रयोग करके सीखने सिखाने के काम को बेहतर कर सके, उसे क्या कहेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप चूंकि टीचर बनने जा रहे हैं तो साइकोलॉजी के बाकी पार्ट से आपको कोई काम है नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, साइकोलॉजी में उसके ब्रांचेज में एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। तो आगे हम उसी पे बात करेंगे। टॉपिक लिखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। इसे हिंदी में शैक्षिक मनोविज्ञान कहेंगे। साइकोलॉजी को उर्दू में भी जानना चाहिए, वर्ड होता है और इसको उर्दू में कहेंगे ये शब्द के रूप में। कोई उर्दू जानने वाला है इसमें? उर्दू मेथड वाले लोग भी आते हैं जिसमें उर्दू लैंग्वेज होता है सीटीटी में पब्लिश करने को। तो चूंकि तीनों लैंग्वेज मुझे लेके चलना पड़ता है,
शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंग्लिश में। आपको पता है शिक्षा को तालीम कहा जाता है उर्दू में, तो उसी से तालीमी बना है। शैक्षिक यानी तालीमी, और साइकोलॉजी को नफ्सियात कहते हैं। कहते हैं नफ्स जानते हैं, इसकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो उसी नफ्स वर्ड से क्या बना है, नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को कहा जाता है। मनोविज्ञान को अगर मैं हिंदी में यहां लिखूं तो ये होता है नफ्सियात। मतलब नफ्स वर्ड सुने हैं ना पहले से, कहते ना उसका नफ्स जानते हैं हम, यानी आप उसके बिहेवियर को अच्छे से रीड किए हैं, समझे हैं, उसका नफ्स जानते हैं, यानी उसकी साइकोलॉजी जानते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में नफ्स शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसको मनोविज्ञान से जोड़ा जा सके बहुत से कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को तालीमी नफ्सियात कहते हैं, जो सीखने सिखाने के काम में आपके और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को आपको डिफाइन करने को कहूं साइकोलॉजी के बेस पे, तो क्या करेंगे? सिर्फ साइकोलॉजी की डिफिनेशन लिखा क्या? स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इट्स बिहेवियर, मानव और उसके व्यवहारों का अध्ययन करना क्या है? साइकोलॉजी है। तो फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? जिसमें छात्र एवं शिक्षक के व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि उसे पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में कैसे बदलाव लाएं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, मेथोडोलॉजी में किस तरह से बदलाव किए जाएं, हमारे पढ़ाने के तौर तरीके, टीएलएम का प्रयोग, प्रोजेक्टर और ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बच्चों को समझना, शिक्षकों को समझना और उसके अनुसार अपनी शैक्षिक क्रिया को बेहतर बनाने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, ताकि शिक्षा में होने वाले बदलाव और उसे और बेहतर बनाने के लिए जो हमारे पास विकल्प होंगे उसका हम चयन करेंगे। शिक्षक होने का यही मतलब होता है कि आप बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें। आज के डेट की शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर है और हम टेक्नोलॉजी से भागते हैं आज भी। तो आप इस एरा के शिक्षक नहीं है। नए शिक्षक अगर टेक्नोलॉजी से भागेंगे तो कौन सीखेगा? 60+ वाले तो मोबाइल नहीं पकड़ते हैं पूरा, बड़ा सा मोबाइल दे दो तो देख के कहते हैं इसका क्या करना है, लेके रखो, मुझे तो फोन आने वाला चाहिए। तो जो लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव जिनका नहीं है, उनके लिए आज के डेट की एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर खुद नहीं जानते हैं तो बच्चों को कैसे एजुकेट करेंगे घर पे? ऑनलाइन क्लासेस होने लग रही है तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा टीचर्स को मिल रही है, लेकिन बिहार बोर्ड में मुझे बता दीजिए कितने टीचर्स ने ऑनलाइन क्लास लिए हैं अभी तक? पिछले साल लॉकडाउन, इस साल लॉकडाउन, एक भी बिहार गवर्नमेंट टीचर ने ऐसा कुछ लिया? किसी बिहार गवर्नमेंट टीचर ने ऐसा कुछ किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनको कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया जहां वो ऑनलाइन क्लासेस आके स्कूल में या घर से ले सके। हमने प्लेटफॉर्म बनाया है तो हमारे पास सुविधा है। स्कूलों में ऐसे प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासेस की कम है भी तो सामान पड़े पड़े खराब हो गए, इस्तेमाल नहीं हुए, तो दिक्कत तो होगी। तो स्टूडेंट्स, टीचर, करिकुलम, सिलेबस, सब्जेक्ट्स, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं और अपने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जितनी काम करेंगे वो सब किस में आएगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको टीचर में ट्रेनिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीचर तो कोई भी बन सकता है, बीएड का कोर्स किया और टीचर हो गया। हाँ, क्लास चल रहा है। हाँ, 6:30। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, दिखा दो। ठीक है, ठीक। ठीक। क्या समझा रहे थे हम?
कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस्तेमाल या इसके प्रयोग को लेकर ही शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए जाए, इसके लिए शिक्षकों ने कहा कि टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान हम आपको समझाएंगे कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे होते हैं, पढ़ाने के साथ साथ कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है जिसको लेसन प्लान कहते हैं। विदाउट लेसन प्लान किसी भी टीचर की क्लास में एंट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन दी गई। तो ट्रेनिंग के दौरान सीखते तो सब कुछ है, अप्लाई कितना लोग करते हैं? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोग अप्लाई करते हैं ट्रेनिंग को। सीख लेते हैं लेकिन उनके जीवन के हिस्से में वो नहीं है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हमारे व्यवहारों को अध्ययन करने और अपने आदतों के परिवर्तन पर भी विशेष ध्यान देने को कहते हैं। हम ट्रेनिंग के दौरान 2 साल मार्क्स के डर से, पास होने के डर से किसी भी तरह जो कहा जाता है कर लेते हैं, लेकिन एक बार सरकारी टीचर बन गए उसके बाद क्या करेंगे? लेसन प्लान की ऐसी की तैसी, क्लास ऐसे ही डायरेक्ट जाएंगे, मन किया तो पढ़ाया, नहीं मन किया बैठे। भाई नए टीचर्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। जो पुराने लोगों ने गलतियां की, अनट्रेंड लोग थे, वो गलती अगर नए ट्रेनिंग किए हुए लोग साइकोलॉजी को समझ के, एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रयोग सीख के ऐसी गलती करेंगे तो लगेगा ट्रेनिंग करना बेकार हो गया, क्योंकि हम इतने दिन में साइकोलॉजी के माध्यम से उनमें मोरालिटी डेवलप नहीं कर पाए, नैतिकता, उनके जो काम की उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का विकास हम उनके अंदर नहीं कर सके। अकाउंटेबिलिटी उनमें डेवलप नहीं कर पाए। जिम्मेदारी, अगर आपको जिम्मेदारी शिक्षक होने की मिली है तो उस पूरी जिम्मेदारी को अपने जी जान लगा के पूरा करें, ये शिक्षक में नहीं सिखाए गए। कहीं ना कहीं हमारी नैतिक शिक्षा और नैतिकता हमें उस ओर नहीं लेके जाती है। उनको लगता है सब वैसे ही हैं तो एक मेरे मेहनत करने से क्या बदल जाएगा। मैंने ऐसे कई सरकारी स्कूल देखे हैं जिसमें एक नया टीचर जाने की वजह से क्लासरूम और स्कूल में ऐसे बदलाव आए हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जूते चप्पल पैर में नहीं है, दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सरकारी स्कूल के बच्चे, फेसबुक पे आप देखते होंगे, व्हाट्सएप पे कभी कभी वीडियो आता होगा कि जो नए टीचर्स गए हैं एक नए जुनून को लेकर स्कूल में बदलाव करने की वो दिखता है। और हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट को, ऐसे तैयार करने का फर्क पड़ता है। खुशी होती है देख के कि जो नए टीचर्स जा रहे हैं कितनी अच्छी समझ है उनमें पढ़ने पढ़ाने को लेकर। एक सामान्य शिक्षक गया कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को जनरल कम्युनिकेशन इंग्लिश में कंपलसरी कर दिया। आपको किसी से भी बात करना है तो इंग्लिश में ही, नहीं तो हम सुनेंगे ही नहीं। टूटी फूटी जैसे आती है वैसे प्रैक्टिस करना है। सरकारी स्कूल के बच्चों का वीडियो मैंने वहां देखा, पैरों में चप्पल नहीं है, चल के आया है पैदल तो धूल पैरों में लगे हुए हैं। शर्ट पहना है तो इधर से फटा है, यहाँ से बटन टूटा है। आसमानी वाला शर्ट देखते हो ना सरकारी स्कूल का। लेकिन जब क्लास में एंट्री करते हैं या अपने फ्रेंड से मिलते हैं, जो भी वहां आया रहता है, दे कम्युनिकेट टोटली इन इंग्लिश। तो उस स्कूल की व्यवस्था किसने बदली? एक नए यंग टीचर, मल्टी टैलेंटेड लोगों ने बदला, जो इस जनरेशन से उम्मीद की जा रही है बदलने की। लेकिन अगर आप भी जाके वैसे ही हो जाएंगे तो हम लोगों को ट्रेनिंग में फिर इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता? सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा जो फिजिकल टीचर्स वगैरह होते हैं, बच्चों को इतना अच्छा फिजिकल डिसिप्लिन सिखा के रखे हैं कि जो एक्टिविटी फिजिकल करते हैं 1 सेकेंड की भी गैपिंग नहीं होती है कभी कभी, और उसकी वीडियो शूट होती है वहां जाके कि ये भी एक सरकारी स्कूल है और इसके सिस्टम को लोग देखे और समझे। दिल्ली में भी जितने स्कूल हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, वो सब कौन से स्कूल हैं? सरकारी। किसी ने कोशिश किया, बदला। बदला तो वैसे लोग भी आए, वैसे सपोर्ट भी मिला गवर्नमेंट से, वैसे टीचर्स भी गए और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। कोशिश एक आदमी करता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, कोशिश करके ही फोड़ता है। लोग पहले ही आपको समझा देंगे अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, लेकिन चना किस चीज का बनाया है वो आप पर निर्भर है। वो चना इतना मजबूत हो कि लोहे का हो या किसी और चीज का हो, भार तो फोड़ ही देगा। तो चना कैसा है उस पर निर्भर करता है, चना भार फोड़ता है, सही बात है ये। तो सिस्टम में बदलाव आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना अच्छा ट्रेंड और एजुकेट, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड होकर यहां से जाइएगा, नॉलेज अच्छा लेके जाइएगा, आपके अंदर मोरालिटी हो, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, नैतिकता का पूरा निर्वहन करें,
तो एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, और जब वहां से रिटायर करेंगे ना, तो उस गांव के लोग रोते हैं वैसे शिक्षक के लिए, कि जब वहां से ट्रांसफर होता है तो पूरे गांव पूरे पंचायत के लोग खड़े हो जाते हैं कि सबको टीचर को ले जाओ, लेकिन ये आदमी यहीं रहेगा, इसी स्कूल में रहेगा। क्यों? क्योंकि उम्मीद जगती है देख के कि ये हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकता है। वैसा शिक्षक चाहिए आज के डेट में, जिसके लिए लोग खड़े हो जाएं। आजकल तो लोग शिक्षकों के साथ मारपीट करने पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। फिर सोचेंगे कि लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व होंगे। भाई पंचायत स्कूल में, पंचायत में गांव का हर सदस्य पंचायत का सदस्य होता है, ये तो पता है। क्लास 6, 7, 8 में आप सिविक्स पढ़ते हैं तो इतनी जानकारी है कि ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा वगैरह में ग्राम के सभी सदस्य उसके चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्कूल में कोई भी चीज गड़बड़ी हो रही है, उसमें कोई भी आदमी जाके सवाल कर सकता है, ये अधिकार है, ये पंचायत व्यवस्था में ही है। ब्लॉक स्कूल पे 6 to 8 में चले जाइएगा, नहीं मिलेगा। हाई स्कूल में नहीं मिलेगा, उसके लिए जिले से आदमी भेजा जाता है कोई चीज चेक करने देखने के लिए। तो इन सब चीजों का जब हम देखते हैं, समझते हैं, अकाउंटेबिलिटी को मानते हैं, तो लगता है कि हर शिक्षक को एजुकेशनल साइकोलॉजी समझनी और जाननी चाहिए, ताकि वो बच्चों के शिक्षा को बेहतर बना सके। अब हम इसमें जानेंगे लिखिए ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। टॉपिक लिख लीजिए, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पहला लिखेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के प्रकार की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पहला लिखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। इसको हम लोग कहते हैं संरचनावाद। आप में से कोई बताने में ये सक्षम है कि स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद की शुरुआत कब से मानी जाती, और किसने शुरुआत की थी? स्ट्रक्चरलिज्म को जिस व्यक्ति ने दिया था, साइकोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था विल्हेम वुंट। स्पेलिंग दिख रहा है? विल्हेम वुंट, विलियम नहीं, कि केवीएस के पीआरटी में क्वेश्चन विलियम लिख के दे दिया था और बहुत सारे लोगों ने विलियम लगा लिया था आंसर, जो कि गलत हो गया। नाम भी मायने रखता है, सीटेट में कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम एक जैसा दे देगा और आप गलत कर लेंगे। विल्हेम विल्हेम ही होता है, विलियम नहीं बन सकता। तो विल्हेम वुंट ने दिया था। और संरचनावाद की शुरुआत ये इसकी कहां से मानी जाती है? जर्मनी। जर्मनी का एक टाउन है लिप्जिग। लिप्जिग में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी डेवलप की गई। दुनिया में सबसे पहली बार साइकोलॉजी को लेकर लेबोरेटरी का विकास जर्मनी के लिप्जिग शहर में हुआ, और वहीं से संरचनावाद एक नए ब्रांच की शुरुआत की गई। किसकी? साइकोलॉजी की। तो क्या नाम रखा गया? स्ट्रक्चरलिज्म, एक नए ब्रांच का। संरचनावाद की बात इसमें करते हैं। एजुकेशन बताए तो कि शिक्षक, छात्र, करिकुलम और सिलेबस, बच्चों का अध्ययन ही इसमें महत्वपूर्ण होता है, जो एजुकेशन के पार्ट होते हैं।
एजुकेशन में जितनी चीजें शामिल है सबका अध्ययन करना एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है, जिसमें छात्र का भी अध्ययन होता है, शिक्षक का भी अध्ययन करते हैं, करिकुलम और सिलेबस का भी करते हैं, सोसाइटी का भी अध्ययन करते हैं। किस चीज को? श्रव्य और दृश्य सामग्री है वो सब ना, वो तो सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स कब? जब सिलेबस से कंसर्न होगा, तब सब्जेक्ट से, सिलेबस से, करिकुलम से कंसर्न होगा, तब उसकी चर्चा करते हैं। साइकोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है, तो बड़े लेवल पे सोचना है। छोटी छोटी एक्टिविटी के बारे में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर फोकस कराती है, अलग से नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, इसको विल्हेम वुंट ने दिया। जर्मनी के लिप्जिग शहर में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापना की, लेकिन ये लेबोरेटरी कब स्थापित किया? 1879 में। 1879 में दुनिया में पहली बार साइकोलॉजी को लेकर एक लेबोरेटरी बनाई गई। वो कहां बनाई गई? जर्मनी के एक टाउन लिप्जिग में। और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिप्जिग था जिसमें ये बनाया गया। जैसे पटना और पटना यूनिवर्सिटी, वैसे ही जर्मनी में एक प्लेस है लिप्जिग, और वहां पे यूनिवर्सिटी का नाम भी क्या है? लिप्जिग यूनिवर्सिटी। तो उसी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विल्हेम वुंट और इनके एक सहयोगी मित्र ने मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना किया जर्मनी में। मित्र का नाम विल्हेम वुंट तो प्रमुख हो गए ना, लेकिन इनके सहयोगी भी थे जिन्होंने इनके साथ काम किया। वो सहयोगी कौन थे? कुछ याद आया? उनका नाम था टिचनर। कभी कभी दोनों नाम आ जाता है। इनके असिस्टेंट कौन थे? असिस्टेंट थे टिचनर, TITCHNER। इसको लोग टिट चैनर पढ़ता है, तो TIT साइलेंट हो जाता है, सेकंड वाला टिचनर पढ़ते हैं। तो इनके असिस्टेंट किनके? विल्हेम वुंट असिस्टेंट टिचनर थे। इन दोनों ने मिलके ही जर्मनी में स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि साइकोलॉजी का एक अलग ब्रांच है, इसकी स्थापना की। और कहा जाता है कि जब एक नए ब्रांच के रूप में स्थापना हो गया, तो यहीं से साइकोलॉजी स्वतंत्र विषय के रूप में दुनिया में जाने लगी। तो मेनली हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आए, उसी को समझेंगे। ठीक। कब स्थापना की गई? 1879, वही याद रखना है, और कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत लेबोरेटरी क्यों बनाई गई? सवाल एक खड़ा होता है कि भाई विषय को किताबों से, चीजों से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें रिसर्च की क्या आवश्यकता थी? आखिर इस विषय के लिए लेबोरेटरी बनाने का मकसद क्या था? अगर लेबोरेटरी नहीं बनती तो आप बीएड में चूहा पर प्रयोग, बनमानुष पर प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग, ये सब कहां से पढ़ते? लेबोरेटरी बनाने का फायदा हुआ ना कि कबूतर वाला स्टोरी पढ़ते हैं आप, कि कबूतर को कैसे कैसे रीइंफोर्समेंट के माध्यम से स्किनर ने सिखाया। अगर कुत्ते की कहानी या उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो पावलोव का नाम याद आता है। चूहे पर बात करते हैं तो स्किनर का नाम याद आता है। तो ऐसे ही जो अलग अलग जानवरों पे परीक्षण करके लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अगर वो लैब उस वक्त स्थापित नहीं हुआ होता तो क्या साइकोलॉजी इतनी जल्दी इतना डेवलप कर पाता? तो लेबोरेटरी स्थापना करने के पीछे वजह यही था कि रिसर्च को और एजुकेशन को कंबाइन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। किसी चीज में रिसर्च जितना ज्यादा होता है, उसकी पब्लिशिंग भी ज्यादा होती है, तो मार्केट में तेजी से फैलता है, कुछ नया आया है। हर बार रिसर्च होकर कोई नई बात साइकोलॉजी में निकल के आती है। तो अगर इसका उद्देश्य जानना चाहेंगे कि लेबोरेटरी के स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि साइकोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाना, हर किसी तक, और ये बताना कि साइकोलॉजी आपके जीवन का हिस्सा है, ये भी साइंस की तरह है और इसे आपको समझना और पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे के बिहेवियर के बारे में जानना और समझना है
तो आपको एडोलेसेंट तक की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किशोरावस्था तक बच्चों में कैसे कैसे बदलाव आते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, तब तो उनके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और इसके अलावा जो भी उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है वो चाहे शैक्षिक हो, मानसिक हो, चारित्रिक हो, नैतिक हो, अनेकों परिवर्तन है, उन सभी विकास को आप समझ पाएंगे और तब लगेगा कि बच्चे इस स्टेज में तो ऐसा करते ही हैं। जैसे 5 साल से कम के बच्चे होंगे तो किसी चीज के लिए जिद करना, आपको पता है कि इस उम्र में बच्चे जिद करते हैं, आपने पढ़ा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसकी जिद को देखकर थप्पड़ लगा देते हैं, एक ही बात 4 बार कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें उस बच्चे की साइकोलॉजी अभी पता नहीं है कि बच्चे किस उम्र में किस किस तरह के बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए साइकोलॉजी पढ़ना हमारा मस्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में बताया गया हमारे पढ़ाने का उद्देश्य और किस मेथड को प्रोत्साहित किया विल्हेम वुंट ने, किसको जानना है। स्ट्रक्चरलिज्म में जिस मेथड से पढ़ने पढ़ाने की बात की गई उसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये ब्रांच के लोग मेथड में क्या चुनाव करने को बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या कहेंगे, इसको आत्म अनुभूति भी कह सकते हैं, यानी कि अगर रूसो की भाषा में इसे समझा जाए, साइकोलॉजी से थोड़ा सा फिलोसफी की ओर अगर जाए, तो इंट्रोस्पेक्शन को रूसो ने भी प्रेजेंट किया और उन्होंने एक शब्द बताया, नो दाई सेल्फ। इसी को इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ले लिया गया। रूसो कब के थे, बीसी के जमाने के, और ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड कब आया, 1879 में। तकरीबन 2000 साल का डिफरेंस होगा, लगभग 1800 इधर, बीसी में 2 साल 3 साल आगे पीछे होंगे। तो 2000 साल में नो दाई सेल्फ जो टर्म है इसको इंट्रोस्पेक्शन में चेंज कर दिया है, और इसका अर्थ होता है स्वयं को जानो। मतलब इंट्रो स्वयं को, इंस्पेक्ट करो यानी कि जानो, अपने अपने बारे में समझो, आंखों कि तुम कितने पानी में हो, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, तो कहते हैं ना कितने पानी में है अपना अंदाजा लगा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो इंट्रो, हम अपने आप की जानकारी अपने से अगर निकाल रहे हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो वो अपने आप को तो सबसे बेहतर जानता होगा, वो कब झूठ बोलता है कब सच बोलता है वो सब कुछ जानता है, भले दूसरों को पता ना चले। तो एक व्यक्ति अपने आप से बेहतर किसको जान सकता है, अगर वो स्वयं को बेहतर जानेगा तो वही इंट्रोस्पेक्शन मेथड है जिसको स्ट्रक्चरलिज्म में प्रमोट किया गया। कहा कि इस मेथड से अगर पढ़ने पढ़ाने की बात की जाए जिसमें बच्चे अपनी मजबूत पक्ष और अपनी कमियां दोनों को समझ पाए, जान पाए और उस पर काबू कर सके, तो हम कहते हैं कि बच्चों ने इंट्रोस्पेक्ट किया और अपने बारे में कुछ जानकारी दी। मतलब कि रूसो की भाषा में कहा जाए नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। सेल्फ यानी स्वयं, नो मतलब जानो, किसको, दाई, नो योर सेल्फ कहा जाता है। तो वहां पे एथेंस वगैरह में उसको दाई पढ़ा जाता था, THY, योर को दाई पढ़ते थे, नो योर सेल्फ तो नो दाई सेल्फ कहा जाता था। देखते होंगे विलियम शेक्सपियर के कविताओं में भी 9th-10th में आप पढ़े होंगे तो दाई का प्रयोग कई जगह देखे होंगे, THY, यद्यपि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये वहां की लैंग्वेज है, उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो यानी इंट्रोस्पेक्ट करो, और इसी मेथड से पढ़ने पढ़ाने की बात स्ट्रक्चरलिज्म में प्रमोट किया जाता है। तो इस ब्रांच में इतना ही मुख्य बात थी जिसकी चर्चा हुई, किसने दिया, कब दिया और इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। अब आते हैं ब्रांच नंबर 2। दूसरे ब्रांच में किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार्यवाद।
संरचनावाद तो हो गया, अब दूसरे ब्रांच की ओर आते हैं। दूसरा प्रकार फंक्शनलिज्म। यानी प्रकार्यवाद। फंक्शन तो समझते ही होंगे, फंक्शन मतलब काम करना होता है, उसी से इस शब्द का गठन हुआ है फंक्शनलिज्म। जितनी बातें अभी तक बताई उतना समझ में आया ना? जहां भी कुछ डाउट लगे, कोई शब्द ना समझ में आए, पूछना जरूर। अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि आप ज्यादा सीख रहे हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे मैं तो सब कुछ बता ही दिया। कोशिश भी यही रहती है, लेकिन फिर भी माइंड है, कोई वर्ड कोई बात छूट जाए बताने से तो बताइए। फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद किसने दिया था भाई? डिफिनेशन नहीं लिखना है, उस वाद के बारे में समझना है। और पूरा साइकोलॉजी बीएड के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, सीटेट के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो डिटेल नॉलेज बीएड और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पूर्ण ज्ञान सीटेट। तो हम लोग उद्देश्यों के अनुसार पढ़ेंगे। नॉलेज के लिए उम्र पड़ी है, इतनी मोटी किताब खरीदेंगे, आराम से पढ़ेंगे लेट के, है ना? बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत को देख के बता रहे हैं। प्रकार्यवाद को जिसने दिया उस व्यक्ति का नाम था विलियम जेम्स। नाम पहले सुना होगा आपने बीएड में। विलियम जेम्स के बारे में सुना है? जिसने फंक्शनलिज्म को दिया उस व्यक्ति का नाम था विलियम जेम्स। कब दिया? 1910 में। ये कहां के रहने वाले थे? वो तो जर्मनी के थे। ये लोग कहां के रहने वाले थे? इसमें दो पार्ट आता है, ये लोग आगे जाके बट गए। इसमें दो पार्ट जानेंगे तब नाम अलग अलग समझ में आएगा। एक को कोलंबिया फंक्शनलिज्म कहा गया, मतलब कोलंबिया अमेरिका का एक शहर है, उसके नाम पे कुछ लोग अपना टीम लेके अलग हो गए। मतलब जैसे नरम दल गरम दल बट गया ना बाद में आजादी की लड़ाई में, सेम इन लोगों में भी आपस में कुछ तर्क वितर्क हुए और फंक्शनलिज्म को इन्होंने दो पार्ट में तोड़ दिया। क्या बना दिया? एक कोलंबिया फंक्शनलिज्म और दूसरा शिकागो फंक्शनलिज्म। तो इसमें परिवर्तन हो गए। इन सब चीजों के बारे में आपने पहले से कुछ अध्ययन किया है बीएड के दौरान या साइकोलॉजी को पढ़ने में? बीएड में कोलंबिया और शिकागो फंक्शनलिज्म पढ़ा था आपने? बाकी लोग नहीं पढ़े? कॉलेज गए थे? रेगुलर जाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? कोई बात नहीं है, यहां अगर सीख लीजिएगा तो बीएड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोलंबिया फंक्शनलिज्म और शिकागो फंक्शनलिज्म ये दो पार्ट में बट गए, तो इन दोनों के सपोर्टर्स भी अलग अलग होंगे। विलियम जेम्स किस में थे? जो मुख्य थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म को बनाया, विलियम जेम्स, वो किस में थे? कोलंबिया में या शिकागो में? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, कुछ तो पढ़ेंगे ना एक्स्ट्रा अपने से। तो किताबें, गूगल, विकिपीडिया, जो मन करे सर्च कीजिए और आप मुझे नेक्स्ट डे कोलंबिया फंक्शनलिज्म में कौन कौन लोग थे उसका नाम और शिकागो फंक्शनलिज्म में कौन कौन लोग थे कम से कम तीन तीन नाम लिख के लाना। इतना हो जाएगा, छोड़ देना आप पे। बैठे रहिए। बताइए।
प्रकार्यवाद। इसकी नींव रखी गई, एक नया ब्रांच हो गया ना अब साइकोलॉजी का, जन्म हुआ। फंक्शनलिज्म नया आया 1910 में, इसे लॉन्च किया गया, यूं समझ लीजिए। तो साइकोलॉजी का दूसरा ब्रांच, हाँ 1879 में लाया गया वो। पहला ब्रांच संरचनावाद है और दूसरा ब्रांच फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म भी आगे बढ़ के दो भागों में टूट गया, कोलंबिया फंक्शनलिज्म और शिकागो फंक्शनलिज्म। इसके भी सपोर्टर्स अलग अलग थे, तीन तीन नाम आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा। इसमें नाम कुछ हम आपको गाइड कर देते हैं। स्किनर का भी नाम आएगा, थॉर्नडाइक का नाम आएगा, वुडवर्थ का नाम आएगा। तो कौन किस में रहेगा आप जब ढूंढिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी, उसी बहाने दो चार लाइन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। वैसे भी अभी करना क्या है, पढ़ाई ही करनी है ना, तो थोड़ा सा घर पे भी मेहनत कीजिएगा। तो ये हुए प्रकार्यवाद। 1910 में इसकी स्थापना हुई, दो पार्टों में बटा और दोनों के सपोर्टर्स अलग अलग हैं। बस इतनी बातें समझ में आ गई। कुछ नाम मैंने सजेस्ट कर ही दिया है, इसकी चर्चा हम कल भी एक बार कर देंगे ताकि आप लोग भी कंफर्म हो जाइए। मिटा दे इसको। तीसरे टर्म की ओर आते हैं। फंक्शनलिज्म के बाद आते हैं हम लोग बिहेवियरिज्म पे। तीसरा वाद है बिहेवियरिज्म, इसको हम लोग कहते हैं व्यवहारवाद। क्लियर दिख रहा है ना? व्यवहारवाद। शाम वाले लोगों में 13 लोग हैं और 7 लोग आए हैं, अभी 6 लोग नहीं आए। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना वर्ष है 1912। एक और मजेदार बात सबसे अंत में बताएंगे और लिखवाएंगे, पहले ये सब एक एक पार्ट को पढ़ लें। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद 1912 में इसकी स्थापना हुई। कहां? इसके पीछे वाला स्थापना कहां हुआ था? अमेरिका। उसको कहीं नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा कि फंक्शनलिज्म की स्थापना अमेरिका में हुआ था, तभी तो कोलंबिया और शिकागो का नाम आया, जो अमेरिकन शहर हैं, तो उसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। और बिहेवियरिज्म जिसकी स्थापना 1912 में की गई, किसने किया? जेम्स वाटसन। नाम सुना है? जेम्स वाटसन ने बिहेवियरिज्म की स्थापना की, कहां पे? अमेरिका। कब? 1912 में। साइकोलॉजी जो लोग भी पढ़ते हैं, इनका एक बहुत ही मशहूर कथन है जो इन्होंने कहा था, और कितने सारे एग्जाम में मैंने वो सवाल देखे हैं पूछा हुआ कि ये लाइन किसने कहा था। कथन के रूप में आता है, व्यवहारवाद से संबंधित है, जेम्स वाटसन ने कहा था। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कथन यही है कि तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे वो बना के लौटा दूंगा। समझ रहे हैं? डॉक्टर कहिएगा तो डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, वकील बना देंगे, चोर कहिएगा तो चोर बना देंगे, डकैत लुटेरा जो कहिए वो बना देंगे। और इसके लिए उन्होंने 500 बच्चों पर इसका अध्ययन किया। 500 बच्चों पर अध्ययन करके उन्होंने दिखा दिया कि हम बच्चे को जो चाहे वो बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर एनवायरमेंट।
बनाने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि बच्चे को बचपन से ही उन्होंने वैसा माहौल दिया। जैसे मुझे जिस बच्चे को इंजीनियर बनाना है उसको एक ऐसे माहौल में रखा जहां इंजीनियर, मैथ, साइंस इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। तो 8 साल 10 साल बाद जब वो प्रिपेयर हुआ तो अपनी लाइफ में क्या बना? इंजीनियर। डॉक्टर को किसी को बनाना है तो उसको बिल्कुल वैसे ही माहौल में रखा। ऑफिसर बनाना है तो वैसे माहौल में, वकील बनाना है तो वैसा माहौल, इन्वायरमेंट। तो सिर्फ इन्वायरमेंट के बेसिस पर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर हम उन्हें जो चाहे वो बना सकते हैं। तो फिर एक शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर क्यों नहीं बना सकता? जब ऐसी साइकोलॉजी है कि तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे वो बना के लौटा दूंगा, जब इस व्यक्ति में कहने का इतना दम है, तो ये शिक्षक क्यों नहीं कह पाते कि आपके बच्चे आगे चल के सफल हो जाएंगे? शिक्षक में ये डर क्यों आता है कि उनके बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि शिक्षकों में ये अंदर से कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता कि अपने बच्चों के लिए कह सके कि ये सफल होगा और मैं कराऊंगा इसे सफल, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि उनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो वादा किए और जो काम कर रहे हैं उसे पूरी जिम्मेदारी से करे, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना चली जाए। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक पूरी जिम्मेदारी से उस काम को करेंगे। दैट इज अकाउंटेबिलिटी इन द पर्सन। क्या आज के डेट में ढूंढने से मिलती है? लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। दुनिया कहीं भी जाए, हमारी जान है तो क्या है? जहान है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जेम्स वाटसन ने इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बेस पे पूरी दुनिया को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताया। कहा कि सिर्फ इन्वायरमेंट के दम पे हम जिस बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। कथन को लिखिए जल्दी से, बहुत जरूरी है यह। लिखिए, वाटसन का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ऐसा करके लाइन में लिख लीजिए। वाटसन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। कथन क्या है वो लिखिए। वाटसन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये बिल्कुल रट जाइएगा, जैसे भी वो आपको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन है, उसके बाद लाइन चेंज कीजिए कॉमा देकर, इन्वर्टेड कॉमा बनाइए और लिखिए, तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे तुम मुझे कोई भी बालक ला कर दो, जो चाहोगे वो बनाकर लौटा दूंगा। जो चाहोगे वो बनाकर लौटा दूंगा। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर इत्यादि। हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नीचे लिखेंगे, इस कथन का आधार, इस कथन का आधार बच्चों को मिलने वाला पर्यावरण था। इस कथन का आधार बच्चों को मिलने वाला पर्यावरण था। ठीक है, इतना कम लिखा है फिर भी हाथ में दर्द होने लग रहा है। अच्छा, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलता है वो। अच्छा अच्छा, अभी ठीक ठीक है ना तबीयत? बढ़िया। तो अभी आपने क्या समझा जी कि बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, बच्चों में व्यवहार के परिवर्तन को लेकर अगर हम किसी चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है तो वो है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक इसका एग्जाम्पल अगर सीटीईटी के बैच से ला करते तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 महीना साल भर से ये सोच रहे हैं कि सीटीईटी 1-2 बार और देंगे तो हो जाएगा। प्रिपरेशन करते हैं, अपने से क्वेश्चन देखते हैं, अपने से टाइम लेते हैं,
लेकिन क्या वो प्रॉपर इन्वायरमेंट पा सकते हैं जहां वो बाकी बच्चों के साथ अपने को आपको compete कर सके और सफल होने में अपने स्कोर और बाकी चीजों के नॉलेज का दूसरों से कंपैरिजन कर सके? तो जब तक बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो कम समय में बेहतरीन आउटपुट कहां से लाएंगे? रूम पे होते हैं तो पता चले वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये रेलवे वाला है, ये बीपीएससी है, ये पता नहीं कौन सा है, हम सीटेट की तैयारी करते हैं और कहते हैं सब लोग मिल के पढ़ा जाएगा। इससे एक दूसरे का क्या फायदा होगा? क्या आपको वो माहौल मिला जिस माहौल की मैं बात कर रहा हूं? सीटेट के लिए माहौल चाहिए तो सीटेट वाले स्टूडेंट्स का होता है। जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी चीज को शेयर करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर compete करते हैं, 2 स्कोर ज्यादा लाने के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें एक माहौल मिलता है। उसी माहौल की तलाश में लोग कहाँ आते हैं? इंस्टीट्यूट्स। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा गाइडेंस मिले जिसमें कम से कम समय में बेहतरीन आउटपुट लेके लोग निकल जाए, इसके लिए तैयार होकर लोग आते हैं, चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल मिले, सही गाइडेंस मिले। और इसकी तलाश जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आके समाप्त हो जाती है। पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां सीटीटी की प्रिपरेशन होती है। तो स्टूडेंट्स को जो चीजें जहां पसंद आती है वहां पढ़ते हैं और करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिहेवियरिज्म पूरी तरह डिपेंड किस पे है? इन्वायरमेंट पे। बच्चों को हम जैसा पर्यावरण देंगे वो वैसा ही बनता है। अगर हमारे आसपास चोर उचक्कों का समुदाय रहता है तो जाने अनजाने में बच्चे भी वो चीजें कब सीख लेते हैं पता भी नहीं चलता और उनके बिहेवियर में दिखता है। आजकल लोग छोटे बच्चों को ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, घर पे ही इंतजाम है सारे खेलने के। क्यों? क्योंकि दूसरे कल्चर और दूसरे सोसाइटी के बच्चों के साथ जब वो खेलते हैं तो उनकी बातें, गाली गलौज, अपशब्द, ऐसे बहुत सी चीजें रंग बिरंगी सीख के घर में पहुंचते हैं। उनको नहीं पता है कि घर में किसी के साथ साला शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन खेल के मैदान में सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में साला साला करके बोलते हैं। जब वो वहां से सीख के आता है तो गार्जियन पूछते हैं, सुनो कहाँ गए थे आज? ग्राउंड गए थे। कल से बंद, ग्राउंड नहीं जाना है, क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है जो बच्चों को गलत चीजें सिखाने की ओर प्रेषित करता है। वो कहते हैं ग्राउंड चलना हो, खेलना हो तो हम चलेंगे, संडे के दिन मिल के खेलेंगे, देखेंगे, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ खेलने और चीजों करने को मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल, हर बार में हम वही ढूंढ ढूंढ के जहां पीछे पहुंचते हैं वो होता है माहौल। तो बच्चे को हम जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही बनता है। तो हमारा काम यही है कि सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएं। इन्वायरमेंट हमसे बना है तो हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इन्वायरमेंट अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो शुरुआत अपने से। 10 शिक्षक हैं किसी स्कूल में, लेकिन जब एक आप जाएंगे ये सोच के जाएंगे कि मैं बदलाव लाऊंगा, तो बदलाव होता है। लोग आपको सुनेंगे, जानेंगे, कुछ दिन अपोज भी करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि समाज और सोसाइटी आपको सपोर्ट करने लगी है तो टीचर्स भी करने लगे, चलो ठीक है हम लोग भी बदलाव में शामिल हो जाते हैं। तो मैं उसी माहौल की बात कर रहा हूं, एक अच्छा माहौल जो बच्चों को देना है, बनाना है उनको। जेम्स वाटसन ने दिया व्यवहारवाद को, और उनका इंपॉर्टेंट कथन आपने लिख लिया, और कथन किस पे डिपेंड था वो भी बताया कि अगर बच्चे को अच्छा माहौल दे तो हम अपनी लाइफ में उसे जो चाहे बना सकते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को ये कह सकेंगे कि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 12th पास करने के बाद इंजीनियर बनेंगे, 7वीं 8वीं से आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, आपका साइंस और आपका बेस अच्छा है, बच्चों का बेसिक अच्छा बना रहे हैं, तो 9 10th 11 12 में जाएगा, बेसिक बढ़िया रहेगा तो आउटपुट अच्छा देता है, होता है ना? तो आपका लक्ष्य है 7वीं क्लास के बच्चों को आगे आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए तैयार कर पाना शुरू से ही। ये शिक्षकों में लक्ष्य देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड के सिस्टम में क्या किया जाता है, मैट्रिक इंटर करो और तैयारी के लिए कोटा चले जाना, दिल्ली चले जाना। क्यों? क्योंकि बिहार में इन उद्देश्यों के साथ नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चा 12 करने के बाद आईआईटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। आपने किसी बच्चे के लेसन प्लान के उद्देश्य में ऐसा लाइन लिखते देखा है किसी टीचर को? हमारे उद्देश्य में ही शामिल नहीं है। जो चीज उद्देश्य में नहीं है उसके लिए हम काम और मेहनत नहीं करते। अगर मेरा बस चले तो पूरे हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका ही चेंज कर दें। सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य जो आप लिखते हैं, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, बच्चों का एटीट्यूड विषय के प्रति लाना, रुझान लाना, है ना, बच्चों को योग्य बनाना,
कुछ नहीं होता है ऐसे। आपके अंदर हम साइंस का अच्छा स्ट्रीम ही डेवलप करके हमने क्या किया कि जब उस साइंस विषय को पढ़ के जीवन में कुछ बने नहीं। अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो मेरा लक्ष्य होगा कि आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए तैयार करें हम। कोई लक्ष्य लिया है आज तक बिहार गवर्नमेंट टीचर्स +2 तक में? अपने लक्ष्य में, अपने ऑब्जेक्टिव में कभी देखा है लिखे हुए? आप लोग भी नहीं लिखते होंगे बीएड में कि हम बच्चे को अपने उसकी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। तो उद्देश्य एक ऐसी चीज है जिसका निर्धारण अगर गलत होगा तो आउटपुट हमेशा गलत आता है। तो अगर इस उद्देश्य शब्द पे मुझे चर्चा करने को मिले तो मैं दिन भर बोल देता हूं। एक अकेला शब्द है उद्देश्य, इस पर मैं दिन भर खड़ा होकर लगातार बोल सकता हूं 12 घंटे। लोगों को लगता है इतना छोटा सा शब्द है, इतना बड़ा कि इस पर जीवन डिपेंड है। तो हमारा उद्देश्य सब कुछ तय करता है। कुछ बात समझ पाए मेरी? आपके उद्देश्यों में बच्चों को बेहतर बनाने का उद्देश्य कॉपी में, लेसन प्लान में दिखाई नहीं देता तो उनके जीवन में कहां से दिखाई देगा? आप अपने लेसन प्लान बनाने के उद्देश्यों में वैसी चीजों में परिवर्तन लाइए, क्योंकि सोसाइटी की आज की डिमांड है कि हम बच्चों को आईआईटी और मेडिकल जैसे एग्जाम के लिए तैयार कर पाए। हम बच्चों को एक बेहतरीन टीचर बना सके, स्किल्ड टीचर, ये डिमांड है सोसाइटी की। एक अच्छा प्रोफेसर बना सके, साइंस के फील्ड में अच्छा रिसर्चर बना सके, साइंटिस्ट बना सके, एरोनॉट्स बना सके। लेकिन हमारे विषय के लक्ष्य में दूर दूर तक इंडिया में ये सब दिखाई नहीं देता है। तो उद्देश्य ही अगर हमारा निर्धारित नहीं है, बच्चों को पढ़ा के अपने विषय में हम क्या बनाएंगे, जब तक ये निर्धारित नहीं होगा तब तक आप उसे किस ओर ले जा रहे हैं ये आपको खुद नहीं पता। कुछ लोग तो 12th में आके सोचते हैं कि हम विषय कौन सा चुने, जबकि आपके जीवन का लक्ष्य 6ठी कक्षा के बाद तय हो जाना चाहिए कि किस दिशा में आपको जाना है। तो न शिक्षकों ने मदद किया और न हमारे गार्जियंस ने। इसका हर्जाना कौन भरता है? छात्र। क्योंकि दोनों हमारे यहाँ नल बैठे हैं, नल यानी शून्य। टीचर भी वैसे ही हैं, पढ़े नहीं पढ़े, काम किए नहीं किए, इस बात से मतलब नहीं, और गार्जियन इतने समझदार नहीं है। तो इन दोनों चीजों में घिस के कौन रह जाता? बच्चा। जो लक्ष्य उसे 6ठी 7वीं कक्षा में बना लेनी चाहिए कि भविष्य में मुझे किस ओर जाना है, वो 12वीं के एग्जामिनेशन देने के बाद सोच रहा है कि हम किस विषय को लेके पढ़े। 12वीं यानी 18 साल, 17 साल। ऐसा लग रहा है ना कि परिवर्तन कितना आवश्यक है छोटी छोटी बातों का। अगर आप मुझसे जितना छोटा, जितना स्पेसिफिक चीज पूछना चाहेंगे हम बता देंगे परिवर्तन कैसे होना चाहिए, लेकिन कोई उसे अप्लाई नहीं करता। आपको पूरा सिखा के भेजेंगे। टीचर्स भी यहाँ ट्रेंड है, ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको ये तक पता नहीं कि उद्देश्यों को कैसे लिखा जाए। तो इसका कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है। जब तक शिक्षक क्रिएटिव नहीं है, समाज के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज नहीं ला रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है, सब पुराने 1990 वाले लेसन प्लान के अनुसार चले, जरूरी नहीं है। कुछ नया लाए तभी बदलाव माना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ट्रेनिंग लेके जाएं दूसरे शिक्षकों जैसा ना बने। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल और अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जो वादा करे उसे पूरा करना सीखे। तो ये सब चीजें विकसित होगी किसी को देखते देखते, किसी को रोल मॉडल मान के, किसी को अच्छा देख के बता के। समझ में आ गई बात? नहीं आई? लोग मुझे कहते हैं कि सर आप संतों की तरह बात करते हैं। बात सही है क्या? मैं किसी साधु संत या फिलोसोफर की तरह बातें करता हूं? देखिए, सोच और गहनता, नॉलेज जितनी गहरी होती जाएगी जिंदगी में, उतना ही जीवन से ज्यादा परिचित होंगे। समाज में बदलाव और समाज में हो रही कुरीतियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे और उस पर अपनी राय दे सकेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना, बहुत समझना है। सोसाइटी को समझना इतना आसान नहीं होता। तो तीसरे पार्ट को आपने समझा कि बिहेवियरिज्म क्या होता है, यानी व्यवहार का अध्ययन, और उसमें उसकी मुख्य बातें करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टर्म की ओर, जो चौथा है और लास्ट है, चौथा पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं गेस्टाल्टिज्म। ये तो आपने पक्का सुना होगा, गेस्टाल्टवाद। सुना है ना?
इसकी स्थापना भी 1912 में हुई थी। कहां पे? गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई थी जर्मनी में। पहला वाले की भी स्थापना कहां हुई? स्ट्रक्चरलिज्म जर्मनी, और गेस्टाल्टिज्म भी जर्मनी में। किसने स्थापित किया? जिसने स्थापित किया उसको कहा जाता है प्रोपाउंडर, स्थापनाकर्ता। तो प्रोपाउंडर में कोई एक नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एक नाम बता दें कि इन्होंने स्थापना की है। इसमें अनेक नाम है जिसको एक एक करके समझना है। जर्मनी में स्थापना हुई, प्रोपाउंडर कौन कौन थे? तो पहला जानते हैं, किसी को याद है? नहीं याद है। पहला नाम हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, वर्दाइमर। दूसरा नाम है कोहलर। तीसरा नाम है कोफ्का। और चौथा नाम है लेविन। इन चार लोगों ने गेस्टाल्टिज्म की स्थापना की जर्मनी में 1912 में। हिंदी में वर्दाइमर कहते हैं, कहीं कहीं वर्थीमर भी लिख देता है। तो हिंदी में कैसे नाम लिखेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेलिंग यही होता है। इसको वर्दाइमर पढ़िए, टीएच को द भी पढ़ते हैं और थ भी पढ़ते हैं भारतीय उच्चारण में। तो वर्दाइमर भी होता है और वर्थीमर भी होता है। कोहलर नाम आप जानते होंगे, चिंपैंजी पर परीक्षण किया था। और कौन सी थ्योरी दी थी कोहलर ने? कोहलर ने जो थ्योरी दी वो इनसाइट थ्योरी कहलाया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा सम्मान और नाम पाने वाले कोहलर ही थे। गेस्टाल्टिज्म में कोहलर के अलावा हम किसी का नाम नहीं जानते। बीएड में कहते हैं कोहलर ने चिंपैंजी पर परीक्षण किया था और इनसाइट थ्योरी को डेवलप किया। इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसका तो ये हिंदी हो गया, ये अंग्रेजी हो गया। आप इनसाइट से क्या समझते हैं? आम बोलचाल की भाषा में इनसाइट क्या है? बहुत साइकोलॉजी समझने की चीज है। परखना इनसाइट नहीं, दूर की चीज हो जाएगी वो। परखने के अलावा सोचिए, जज नहीं करना है किसी को, ऐसे ही सोचना और समझना है। क्या होगा? आइडिया समझते हैं, विचार, उसी को इनसाइट कहते हैं। किसी आइडिया या विचार का तुरंत माइंड में आना जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? आइडिया, इनसाइट डेवलप होना। कई बार लोग इसको सिक्स सेंस का भी नाम लेते हैं। कहते हैं ना कि किसी चीज को देख के तब आइडिया आया कि इसको कैसे किया जाए। आपको भी सीटेट के बारे में सोचते सोचते ही आइडिया आया होगा कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए और कहाँ चला जाए। आइडिया अचानक से सूझ किसी सामग्री को, विशेष चीजों को देख के समझ के अचानक क्रिएट हो जाता है। तो इसके बारे में जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे कि वो आइडिया इनको कैसे डेवलप हुआ। अभी तो नाम समझना है कि इस ब्रांच की स्थापना 1912 में हुई और जर्मनी में हुई। इसके प्रोपाउंडर यानी स्थापनाकर्ता में ये चार नाम प्रमुख है। इसमें से ऊपर से 3 लोग जर्मनी के रहने वाले थे और लेविन अमेरिकन थे। लेविन अमेरिका के थे और बाकी लोग जर्मनी के। लेविन सबसे अंत में आके ज्वाइन किए और इस ब्रांच के वो भी संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का ये तीनों जर्मनी के रहने वाले थे और मुख्य रूप से वर्दाइमर ने इसकी नींव रखी, कोहलर ने साथ दिया, कोफ्का ने भी इनका साथ दिया और अंत में लेविन ने। लेकिन इन चारों में जिसने सबसे ज्यादा नाम और सम्मान प्राप्त किया इस क्षेत्र में, वो कौन थे?
क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे बच्चों को सीखने में बहुत आसानी हुई। उस सिद्धांत का नाम क्या था? इनसाइट थ्योरी, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थोड़ा सा और इसमें समझने की जरूरत है। गेस्टाल्टिज्म जो वर्ड है, इसको इस पर जरा सा चर्चा करें। गेस्टाल्टिज्म क्या है? एक जर्मन वर्ड है। ये तो यहां का वर्ड है नहीं। गेस्टाल्ट जर्मनी के शब्द है, तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम अंग्रेजी या हिंदी में समझेंगे ना। गेस्टाल्ट माने जर्मनी भाषा को हम कैसे जाने कि उसका अर्थ क्या होता होगा? इटली में चाव चाव करो तो हेलो होता है। चाव, किसी व्यक्ति से मिले और झुक के कहे चाव, तो वो भी कहेगा चाव, तो हो गया चाव चाव। इसका अर्थ होता है हेलो, तो हेलो। अंग्रेजी में रूपांतरण करेंगे इटली भाषा को तो हेलो होता है, लेकिन वहां पे तो चाव कहते हैं। समस्या है। वैसे ही जर्मनी में गेस्टाल्ट बोलते हैं, ये जर्मन वर्ड है। तो अंग्रेजी वर्ड क्या होगा? अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये जर्मन वर्ड हुआ। ऐसे लिखते हैं समझाने के लिए थोड़ा सा। गेस्टाल्ट ये वर्ड है जर्मन। गेस्टाल्ट जर्मन का वर्ड है और कॉन्फ़िगरेशन कहां का वर्ड है? इंग्लिश। तो फिर हिंदी में क्या होता है? अब हम आ गए हिंदुस्तान। जर्मनी की भाषा इंग्लिश से सीखते हुए हिंदुस्तान पहुंचेंगे। तो हिंदी में कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? संपूर्णाकार। इस तरह से हम एक जर्मनी के वर्ड को तोड़ तोड़ के समझा कि उसका अर्थ हमारे समझने योग्य कैसे बनता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसी कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी संपूर्णाकार, यानी कि परसेप्ट द थिंग्स एज ए होल। मतलब जहां आप है वहां चीजों को एज ए होल परसेप्ट करना, समझना और सीखना इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे जब आप इस कक्षा में एंट्री कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारी सामान आपने देखा। अब घर जाएंगे तो बहुत सी चीजें याद नहीं रहेंगी कौन चीज कहाँ था। लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब लगातार आप इसी कक्षा में पढ़ने आएंगे, तो आंखें बंद भी किए रहेंगे तो आपको सब कुछ पता होगा कहाँ है। एंट्री लेते ही पोडियम है, पोडियम के साथ ये चेयर या इसको डेस्क कह सकते हैं कि एक डेस्क रखा हुआ है। एंट्री करते सामने यही है। इस रूम में 6 पंखा लगा हुआ है, बीचों बीच एक कैमरा है, एक बड़ा सा बोर्ड है, पीछे एक प्रोजेक्टर है, उसके पीछे एसी है, यहाँ पे लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, इसका बॉक्स है, दो तरफ साउंड बॉक्स क्रॉस में है। जब आप पूरे कैमरा पर एक नजर डालिएगा रूम भर में, तो आप जिन जिन सामानों को देख के सब चीजों का एक परसेप्शन माइंड में बना रहे हैं, उसी को संपूर्णाकार कहते हैं। आए और एक चीज पर नजर दिए, यहाँ पे बॉक्स है, बस हो गया, बाकी चीज से मतलब नहीं है, तो क्या हम उसको संपूर्णाकार कहेंगे? आइडिया सब चीजों को देख के डेवलप होता है कि हमारी समस्या का समाधान इतना में से किससे होगा। तो जब तक चीजों को एज ए होल परसेप्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। यानी माइंड में वो आइडिया क्लिक नहीं करेगा जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चीजों को कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से एक एक चीज को देखे और समझे, और फिर उसमें से अपनी जरूरत की चीजें छांटे और अपनी समस्या का समाधान करे। एक आदमी कुदाल बगल में रखा हुआ है और खुरपी, खुरपी समझ रहे हैं ना, जैसे घास वगैरह छिलते हैं, ऐसी बनावट होती है उसकी, और पीछे लकड़ी होता है, इस तरह का बनावट लोहे का। तो वो जो खुरपी होता है, एक व्यक्ति कुदाल रख के और खुरपी से ऐसे ऐसे करके पूरा खेत कबार रहा था, यानी कोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे ये आइडिया नहीं आ रहा था कि खुरपी से ज्यादा तेज कौन काम करेगा? कुदाल। लेकिन दिमाग का थोड़ा सा स्लो आदमी सब सामान को देखा नहीं क्या क्या लाए हैं, जो हाथ में है उससे काम शुरू कर दिया। दूसरा आदमी देखा क्या कर रहे हो, खेत कोड़ रहे हैं, थक गए हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं, अभी तक इतना ही किए। दूसरा आदमी देखते ही कहता अरे इतना सामान लाए, उसमें कुदाल पड़ा हुआ है, भाई उससे करो जल्दी होगा। तब उसको देख के आइडिया आता, ओ इसको रखता है, उसको उठाता है, काम किए। अगर वो अपने सामानों को सब एज ए होल देखा होता, बेस्ट का चुनाव किया होता, तो समस्या का समाधान जल्दी हो जाता। तो यही है कि चीजों को एज ए होल पहले परसेप्ट कीजिए, समझिए।
और फिर उसमें से चुनाव कीजिए कि मेरे लिए जरूरी क्या है, और उसका चयन कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। जैसे सीटीईटी की प्रिपरेशन, 2-4 इंस्टीट्यूट के बारे में जानना, 2-4 टीचर के बारे में जानना, और तब किसी एक का चयन करना जो आपकी समझदारी के योग्य हो, तो कहा जाता है कि आपने इस पूरे संगठन या सीटेट के इंस्टीट्यूट को परसेप्ट किया है, तब आपने एक डिसीजन लिया है। ऐसा होता है। तो जब तक एज ए होल परसेप्ट ना करते हैं, चीजों को समझते और जानते नहीं है। आजकल जानने के लिए फिजिकल होने की जरूरत पर नहीं पड़ती, गूगल 4 जगह के बारे में लाए, कंपैरिजन देखे और चुनाव कर लिए। फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हैं, नीचे दे देता है कंपैरिजन। दूसरे वेबसाइट्स पर यही सामान कितने कितने में बिक रहा है आप देख लीजिए, तब हमारे यहां से खरीदिए। ऐसा करते हैं। तो जब हर जगह उतना चीजों को समझ रहे हैं, तो फिर संपूर्णाकार तो शब्द समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कि चीजों को एज ए होल परसेप्ट कीजिए, तब उससे अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आइडिया तभी आता है जब सबको एक नजर हम देख लेते हैं, तब जो आइडिया डेवलप होता है उसी आइडिया को इनसाइट कहते हैं, और उसी इनसाइट से हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो गेस्टाल्टिज्म जो वर्ड है, इसमें गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्फ़िगरेशन है, और हिंदी में संपूर्णाकार कहते हैं। इसके प्रोपाउंडर में 4 नाम प्रमुख है, वर्दाइमर, कोहलर, कोफका और लेविन, 4 लोग हैं। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में हुई। इस तरह से आपने 4 समुदायों के बारे में पढ़ा। समुदाय कहने का अर्थ है ब्रांचेस साइकोलॉजी के। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, शुरुआत है, यहीं से साइकोलॉजी पढ़ाने की शुरुआत की जाती। अब हम आपको एक मुख्य बात बताने वाले थे कि भाई ये 4 साइकोलॉजी क्यों डेवलप हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म से ही काम हो जाता। पता है, जितने साइकोलॉजी के ब्रांचेस डेवलप हुए वो सब स्ट्रक्चरलिज्म के विरोध में डेवलप हुआ था। विरोध समझ रहे हैं ना, कि उनकी बात को हम नहीं मानेंगे, उनकी कही हुई चीजों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक नई ब्रांच की स्थापना करेंगे और उसके मुखालिफत में रहेंगे, हमेशा उसके खिलाफ रहेंगे। तो एक चीज विकसित की गई जहां से साइकोलॉजी शुरू हुई, स्ट्रक्चरलिज्म। और स्ट्रक्चरलिज्म के बाद बाकी जो तीनों ब्रांचेज आए वो सब क्या थे, स्ट्रक्चरलिज्म के विरोध में विकसित किए गए। हमें तो फायदा हुआ ना, इतने सारे ब्रांचेज पढ़ने को मिला। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये सब किसके विरोध में डेवलप किया गया, स्ट्रक्चरलिज्म जो पहला है उसी के विरोध में बाकी तीनों आए। यही सबसे मजेदार बात थी इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ से डेवलप हुआ, नहीं, विरोध में डेवलप हुआ था सब। तो इसको एक लाइन नीचे लिख लीजिए। लिखिए, संरचनावाद के विरोध में शेष तीनों संरचनावाद के विरोध में शेष तीनों शाखाओं का प्रतिपादन किया गया। शेष तीनों शाखाओं का प्रतिपादन किया गया। कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं ना हो रही है भाई, सीटेट में ऐसे ही हिंदी होती है। इससे स्लो और आसान वाला लिखिएगा तो सीटेट के क्वेश्चन में मैच ही नहीं करेगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो शब्द के भी लेबल्स वही रखे जाएंगे जो सीटेट में जैसे शब्द लिख के प्रश्न आते हैं वैसा। आसान भाषा में लिखवा देंगे लेकिन एक लाइन मैच नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। तो बाकी तीनों ब्रांचेस किसके विरोध में आए, संरचनावाद के विरोध में। इस तरह से आज आपने साइकोलॉजी, उसकी मुख्य बातें और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और समझा। कुछ पूछने लायक बात है तो एक नजर डालिए, पूछिए जल्दी से।